विक्टर ई फ्रैंकल 1997 में अपनी डेथ तक वियना मेडिकल स्कूल यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री के प्रोफेसर थे। उनकी 32 बुक्स का 26 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने आउशविट्स, डाकाउ और दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में 3 साल बिताए थे। विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग हमारे टाइम की सबसे ग्रेट बुक्स में से एक मानी जाती है। अगर किसी बुक के अंदर किसी इंसान की लाइफ को बदलने वाला सिर्फ एक थॉट या एक पैराग्राफ भी हो, तब भी उसे बार बार पढ़ा जाना चाहिए। इस बुक में ऐसे बहुत से हिस्से हैं जो इंसानी जिंदगी को बदलने की पावर रखते हैं। सबसे पहले ये बुक इंसान के सर्वाइवल के बारे में है। फ्रैंकल को भी उन लाखों यूरोपियन जूस की तरह नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में टॉर्चर सहना पड़ा था। उनका वहां से जिंदा वापस आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। लेकिन इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ को डिटेल में डिस्क्राइब करने के बजाय या अपने दुखों और तकलीफों का लेखा जोखा देने के बजाय उन सोर्सेस के बारे में बताया है जिनके दम पर वो जिंदा रहने में सक्सेसफुल हुए। बुक में वो बार बार फिलॉसफर नीचे के शब्दों को दोहराते हैं, जिसके पास जीने के लिए एक क्यों है वो ऑलमोस्ट हर कैसे को सह सकता है। वो उन प्रिजनर्स के बारे में बड़े हार्ट टचिंग तरीके से बताते हैं जो अपने फ्यूचर की सारी उम्मीद खो चुके थे। ऐसे ही प्रिजनर्स ने सबसे पहले दम तोड़ा। उन्होंने खाने या दवा की कमी में प्राण नहीं त्यागे, होप की कमी, लाइफ में एक पर्पस की कमी ही उनकी मौत का कारण बनी। इसके ऑपोजिट फ्रैंकल ने खुद को इस सोच के सहारे जिंदा रखा कि वॉर खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी वाइफ से मिलेंगे। उन्होंने ये सपना देखना भी नहीं छोड़ा कि वॉर खत्म हो गया है और वो आउशविट्स के एक्सपीरियंसेस से मिले साइकोलॉजिकल लेसन्स एक लेक्चर में लोगों को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत से प्रिजनर्स जो जिंदा रहना चाहते थे वो जिंदा नहीं रह सके। कुछ को बीमारी ने नहीं छोड़ा तो कुछ को गैस चेम्बर्स के हवाले कर दिया गया। लेकिन फ्रैंकल इस सवाल पर फोकस नहीं करते कि ज्यादातर लोग जिंदा क्यों नहीं रहे। वो तो इस सवाल को उठाते हैं कि जो जिंदा रहे उनके जिंदा रहने का कारण क्या था। आउशविट्स के उनके भयानक अनुभव उनके ही मेन आइडियाज पर जोर देते हैं। लाइफ सिर्फ प्लेजर की तलाश नहीं है जैसा कि फ्रॉइड ने कहा था, और ना ही इसे पावर की तलाश माना जा सकता है जैसा कि एल्फ्रेड एडलर ने कहा था। ये तो असल में मीनिंग यानी अर्थ की तलाश से जुड़ी है। किसी भी इंसान के लिए लाइफ में सबसे बड़ा काम यही है कि वो अपनी लाइफ के मीनिंग को सर्च करे। फ्रैंकल मीनिंग के लिए 3 पॉसिबल सोर्सेस की बात करते हैं: काम के दौरान, प्रेम के दौरान और मुश्किल वक्त में भी अपना साहस बनाए रखना। सफरिंग या पेन अपने आप में मीनिंगलेस होते हैं। हम जिस तरह अपनी सफरिंग के साथ डील करते हैं उसे वैसे ही मीनिंग दे देते हैं। एक जगह वो लिखते हैं, एक इंसान चाहे तो वो ब्रेव, डिग्निफाइड बना रह सकता है या फिर खुद को सेफ रखने की कोशिश में वो अपनी ह्यूमन डिग्निटी को भुलाकर किसी जानवर से भी बदतर बिहेव कर सकता है। फ्रैंकल का एक बहुत ही रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन है जिसे याद रखना जरूरी है। वो कहते हैं, जो फोर्सेस आपके कंट्रोल से बाहर हैं वो आपसे आपकी एक चीज को छोड़कर बाकी सबको छीन सकती हैं, लेकिन आपसे आपकी ये आजादी नहीं छीनी जा सकती कि आप उन नेगेटिव हालात के साथ किस तरह पेश आएंगे। आपके साथ लाइफ में जो हुआ उस पर आपका बस नहीं था, लेकिन उस इंसिडेंट के प्रति आपने क्या फील किया और उसके साथ कैसे डील किया, ये तो हमेशा से ही आपके बस में रहा है। विक्टर फ्रैंकल ने ये बुक 1945 में सिर्फ 9 दिनों में लिखी थी। उनका प्लान था कि इस बुक को बिना राइटर के नाम के पब्लिश किया जाएगा। वो इसे कोई लिटरेरी फेम नहीं चाहते थे। वो सिर्फ अपने रीडर्स को एक सॉलिड एग्जाम्पल देना चाहते थे कि किसी भी सिचुएशन में लाइफ का एक डेफिनेट मीनिंग होता है, भले ही वो हालात कितने भी पेनफुल क्यों ना हो। उन्हें लगा कि अगर वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में झेले गए हालात के जरिए अपनी बात रखेंगे तो रीडर्स के लिए उसे समझना और आसान हो जाएगा। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल किस्सा बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के शामिल होने से कुछ टाइम पहले उन्हें वियना में अमेरिकन एम्बेसी से अपना इमिग्रेशन वीजा लेने के लिए बुलावा आया। उनके बूढ़े माँ बाप बहुत खुश हुए कि उन्हें जल्द ही वियना छोड़ने की परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अचानक ही फ्रैंकल थोड़ा हिचकिचाने लगे। उनके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि क्या उन्हें अपने बूढ़े पेरेंट्स को उनके नसीब के भरोसे छोड़कर चले जाना चाहिए, जिन्हें देर सवेर किसी न किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उनके पेरेंट्स के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या उन्हें अपनी खोज लोगोथेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए जहां वो आराम से बुक्स लिख सकें, या फिर उन्हें अपने पेरेंट्स की संतान होने का फर्ज निभाना चाहिए। वो इस दुविधा में थे, तभी एक इशारा हुआ। उन्हें घर की टेबल पर मार्बल का एक टुकड़ा रखा दिखाई दिया। जब उन्होंने अपने फादर से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें वो उस जगह मिला था जहां नाजी सोशलिस्ट ने वियना के सबसे बड़े सिनेगोग को जलाकर राख कर दिया था।
उनके फादर उस टुकड़े को घर ले आए क्योंकि वो उस टैबलेट का हिस्सा था जिस पर 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे। उस टुकड़े पर एक चमकता हुआ हिब्रू अल्फाबेट दिखाई दे रहा था। फ्रैंकल ने पूछा, ये किस कमांडमेंट का लेटर है? उनके फादर ने बताया, इसमें लिखा था अपने माता पिता का आदर करो ताकि वे इस धरती पर लंबे समय तक जिंदा रह सकें। उसी पल फ्रैंकल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ वहीं रहेंगे और उन्होंने अपना अमेरिकन वीजा कैंसिल करवा दिया। ये बुक फैक्ट्स और इवेंट्स का सिर्फ एक रिकॉर्ड पेश करने का दावा नहीं करती। ये तो उन लाखों कैदियों के उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस का बयान है जो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हुए। ये उन अनगिनत मानसिक और शारीरिक कष्टों की झलक दिखाती हैं जो कैदियों को लगातार सहने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में, ये बुक इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगी कि एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक एवरेज कैदी की रोजमर्रा की लाइफ कैसी थी। ये कहानी उन छोटे कैंप्स के किस्से हैं जहां असल में सबसे ज्यादा जुल्म होता था। ये बड़े हीरोज या शहीदों की कहानी नहीं है, ना ही ये उन कापोस यानी कैदियों में से चुने गए ऑफिसर्स या फेमस प्रिजनर्स के बारे में है जिन्हें बहुत सारी छूट और सुविधाएं मिली हुई थीं। ये उन अनजान लोगों के बलिदान, कष्ट और मौत की कहानी है जिनके आंकड़े कहीं रिकॉर्ड नहीं किए गए। ये उन साधारण कैदियों की कहानी है जिनसे कापोस सच में नफरत करते थे। जहां आम कैदियों को बहुत कम खाना दिया जाता था, वहीं कापोस को कभी खाने की कमी नहीं होती थी। वो लोग गार्ड्स के कंपैरिजन में कैदियों के साथ अक्सर ज्यादा सख्त बर्ताव करते थे और एसएस के लोगों के कंपैरिजन में उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे। बाहर के लोग कॉन्सेंट्रेशन कैंप की अंदर की लाइफ के बारे में गलत अंदाजे लगा सकते हैं। उनकी सोच दया और फीलिंग्स पर बेस्ड होगी, लेकिन वो ये नहीं समझ सकते कि कैंप के अंदर सारे कैदी किस तरह हर रोज अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये हर दिन मिलने वाली रोटी और अपनी जिंदगी के लिए लगातार चलने वाली एक जंग थी जिसे वो अपने लिए या अपने किसी अच्छे दोस्त के लिए लड़ते रहते थे। सोचिए, एक काफिला तैयार किया गया है। ऑफिशियली ये अनाउंस किया गया है कि कैदियों को एक फिक्स्ड नंबर में दूसरे कैंप में भेजा जाएगा, लेकिन ये सुनकर कैदियों ने अंदाजा लगा लिया कि इस काफिले की मंजिल कोई दूसरा कैंप नहीं बल्कि गैस चेंबर है। बीमार, कमजोर और काम करने में अनेबल कैदियों को बड़े सेंट्रल कैंप्स में भेज दिया जाता था जहां गैस चेंबर्स थे। इस काफिले में जाने वाले लोगों का सिलेक्शन असल में सभी कैदियों के बीच एक खुली जंग का ऐलान था। हर कैदी अकेले में यही कोशिश करता कि उसे किसी तरह कैदियों के नाम की लिस्ट का पता लग जाए ताकि वो अपना और अपने दोस्त का नाम उस लिस्ट से निकालने का कोई तरीका आजमा सके। हालांकि सब जानते थे कि अगर किसी एक को बचाया जाएगा तो ऑफिसर्स उसकी जगह किसी दूसरे शिकार को चुन लेंगे। हर काफिले के साथ एक फिक्स्ड नंबर में कैदियों का जाना जरूरी था। ऑफिसर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके साथ कौन लोग जा रहे हैं। उनके लिए वो कैदी एक नंबर से ज्यादा मायने नहीं रखते थे। जैसे ही कैदी कैंप में दाखिल होते, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी पेपर्स छीन लिए जाते। हर कैदी को अपनी पहचान के लिए एक नंबर दिया जाता था। अक्सर वो नंबर कैदियों की स्किन पर टैटू कर दिए जाते थे और उनके पैंट, कमीज या जैकेट पर भी सिल दिए जाते थे। जब भी कोई गार्ड किसी कैदी को गुनहगार साबित करना चाहता तो उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ उसके कपड़ों पर दिख रहा नंबर ही काफी होता था। उस वक्त किसी भी कैदी के पास आखिर सही क्या है ये सोचने समझने का ना तो टाइम था और ना ही इच्छा। हर आदमी बस इस सोच में डूबा था कि उसे किसी भी तरह खुद को जिंदा रखना है ताकि वो एक दिन घर पर इंतजार कर रहे अपने परिवार वालों के पास लौट सके, और इसके साथ ही उसे अपनी तरफ से अपने किसी दोस्त की जान बचाने की कोशिश भी करनी थी। इस तरह हर कोई बिना किसी हेजिटेशन के अपने या दोस्त की जगह पर किसी दूसरे कैदी या नंबर को काफिले में आगे करने की फिराक में रहता था। आमतौर पर सिर्फ वही कैदी जिंदा रह पाए जिन्होंने एक से दूसरे कैंप के बीच सालों की लंबी पैदल यात्रा में खुद को जिंदा रखने के लिए सारे मॉरल वैल्यूज साइड में रख दिए थे। वो अपने आप को बचाने के लिए हर तरीका अपनाने के लिए तैयार थे, फिर भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी तरह की बेईमानी, चोरी या दोस्तों के साथ धोखाधड़ी करनी पड़े। हम जैसे लोग जो उस वक्त जिंदा बच गए, इस बात वो अच्छी तरह जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ऐसे बहुत से लोग थे जो हमसे बेहतर इंसान थे, लेकिन वो कभी वहां से बचकर वापस नहीं लौट पाए। अब मैं आपको अपने ही दाखिले से जुड़े सदमे की मिसाल देता हूँ। पिछले कई दिनों से करीब 1500 कैदी 24 घंटे सफर कर रहे थे। ट्रेन के हर कोच में 80 कैदी ट्रैवल कर रहे थे। सभी को अपने लगेज के ऊपर ही लेटना पड़ता था। डिब्बे इतने धंसे हुए थे कि सिर्फ खिड़कियों के ऊपरी हिस्से से ही दिन की रोशनी की हल्की सी झलक मिलती थी। हर कैदी इसी उम्मीद में था कि ट्रेन उसे किसी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ ले जा रही है जहां उसे एक फोर्स्ड लेबरर की तरह काम करना होगा। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम साइलेसिया में हैं या पोलैंड पहुंच गए हैं। इंजन की सीटी ऐसी लगती थी मानो गाड़ी अपने पैसेंजर्स के बोझ तले दबकर कराह रही हो, जबकि ये गाड़ी उन्हें बर्बादी की ओर ले जा रही थी। फिर गाड़ी किसी बड़े स्टेशन के पास शंटिंग करने लगी। अचानक किसी ने चिल्लाया, यहाँ एक साइन दिखाई दे रहा है, आउशविट्स। उस एक पल में मानो सबके दिल की धड़कन थम सी गई।
आउशविट्स, ये नाम तो सबके लिए गैस चेंबर, क्रेमेटोरियम और मास किलिंग्स का दूसरा नाम था। दिन की हल्की रोशनी के साथ हमें गाड़ी में से ही एक विशाल कैंप की बाउंड्री बनी तारें दिखाई देने लगी। मीलों मीलों तक लगी कांटेदार तारें, वॉच टावर्स, सर्च लाइट्स और फटे हाल कपड़ों में इंसानी फिगर्स। वहां से चीखने चिल्लाने और ऑर्डर्स के अंदाज में बजती सीटियों की आवाजें भी सुनी जा सकती थीं। आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर जा पहुंची। पहले छाई खामोशी के बाद चारों तरफ से ऑर्डर के तीखे सुर गूंजने लगे। अब तो हमें कैंप्स में रहते हुए लगातार उन तीखे और कठोर सुरों में मिल रहे ऑर्डर्स को दिन रात सहना था। ये आवाज ऐसी थी मानो कोई शिकार अपनी आखिरी सांस गिन रहा हो, पर उस सुर में एक अजीब सी कठोरता थी। अचानक ट्रेन के कोचेस अपने जाने पहचाने शोर के साथ खुले और कुछ कैदियों का ग्रुप अंदर घुस आया। वो धारीदार यूनिफॉर्म में थे, उनके सर मुंडे हुए थे, लेकिन वो दिखने में काफी हेल्दी थे। वो सभी यूरोपियन लैंग्वेजेस में बोल रहे थे, जिसमें हल्का सा ह्यूमर भी शामिल था, जो हमें ऐसे हालात में बहुत अजीब लग रहा था। जिस तरह डूबते इंसान के लिए तिनके का सहारा भी बहुत होता है, उसी तरह मेरे मन में छुपे ऑप्टिमिज्म ने इस सोच को बढ़ावा दिया। उसने कुछ गज की दूरी पर दिख रही चिमनी की तरफ इशारा किया, जिसमें से निकलती आग की लपटें पोलैंड के आसमान पर जाते हुए आगे जाकर एक बादल में ओझल हो रही थी। वो देखो, तुम्हारा दोस्त स्वर्ग की दिशा में जा रहा है, जवाब आया। लेकिन मैं ये बात तब तक नहीं समझ सका जब तक मुझे साफ शब्दों में सारी हकीकत नहीं समझाई गई। स्टेशन से धुंधली सुबह से लेकर कैंप में हमारी पहली रात तक हमारे लिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। हमें हथियारबंद एसएस गार्ड्स के साथ स्टेशन से दौड़ाया गया। हम कैंप की तरफ जाते हुए उन कांटेली तारों के पास से गुजरे जिनमें बिजली का करंट था। इसके बाद हमें अपने शरीर को साफ सुथरा करने की प्रोसेस से गुजरना था। जो लोग बच गए थे उनके लिए ये सचमुच का बात था। हमें एक अंटे चैम्बर में इंतजार करने को कहा गया। फिर एसएस के आदमी आए और जमीन पर कुछ कंबल बिछा दिए। वो चाहते थे कि हम अपना सारा सामान, हमारी घड़ियां और जूल्स उन कंबलों पर फेंक दें। कुछ सिंपल माइंडेड लोग अब भी ऐसे थे जिन्होंने एसएस ऑफिसर्स से पूछकर सबको हैरान कर दिया कि क्या वो अपनी शादी की अंगूठियां या कोई गुड लक चार्म अपने साथ रख सकते हैं। उन्हें अब भी ये बात समझ नहीं आई थी कि उनके पास कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पुराने कैदियों में से एक को अपने भरोसे में लेना चाहा। मैं उसकी तरफ खिसका और अपने कोट की अंदर वाली जेब में पड़े कागजों के बंडल को दिखाते हुए धीरे से बोला, देखो, मेरे पास एक साइंटिफिक बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैं इसे बचाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कहोगे कि मुझे तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, पर मैं खुद को रोक नहीं सका। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर इस मैन्यूस्क्रिप्ट को बचाने में मेरी मदद करो। ये मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। ऐसा लगा कि शायद उसे बात समझ आने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान दिखने लगी, लेकिन फिर उसकी मुस्कान अचानक मजाक में बदल गई। फिर उसने अपने मुंह से वो शब्द निकाला जो हम कैंप वालों की लाइफ में हमेशा मौजूद रहता था, शिट। उसी वक्त मेरा सामना असलियत से हुआ और मैंने अपनी साइकोलॉजिकल रिएक्शन के पहले फेस के आखिरी पॉइंट को पहचाना। मैं अपनी पिछली जिंदगी से एक झटके में ही बाहर आ गया था। अब मेरे पास अपने लिए कुछ भी बचाकर रखने का कोई अधिकार नहीं था। अचानक हम सब लोगों में एक थरथराहट सी दौड़ गई। हमें फिर से कड़े शब्दों में ऑर्डर्स सुनाई देने लगे और मुक्कों और घूंसों के साथ बाथ हाउस की तरफ रवाना किया गया। जब हम अंदर गए तो एक एसएस ऑफिसर हम सबके इंतजार में पहले से वहां मौजूद था। वो बोला, मैं तुम सबको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इन 2 मिनट के अंदर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तुम्हारी बॉडी पर जो भी है उसे उतारकर अपने पास ही जमीन पर रख दो। तुम्हारे पास अपने जूते, चश्मे और ट्रस के सिवा कुछ नहीं बचना चाहिए। मैं गिनती शुरू करता हूँ। अब लोगों ने तेजी से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। टाइम कम हो रहा था। वो घबराहट के मारे और भी बदहाल हो रहे थे। फिर हमने पहले कोड़े की फटकार सुनी। नंगी बॉडीज पर चमड़े के कोड़े मारे जा रहे थे। इसके बाद हम सबको एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हमारी शेविंग हुई। सर समेत हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर बाल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा गया। फिर हमें शावर लेने के लिए लाइन में भेज दिया गया। हम एक दूसरे को पहचान तक नहीं पा रहे थे, पर हमें ये देखकर बहुत सुकून मिला कि नलों से सच में पानी ही टपक रहा था। जब हम अपने शावर की बारी का इंतजार कर रहे थे तो अपनी नेकेडनेस ने हमें एहसास दिलाया कि हमारे पास अब अपने नंगे शरीरों के अलावा कुछ नहीं बचा था। यहाँ तक कि अब उस पर बाल तक नहीं बचे थे। ऐसा लगा जैसे अपनी पिछली लाइफ से हमारा कोई नाता ही ना रह गया हो। उस अजीब तरह के ह्यूमर के अलावा हम एक और फीलिंग को महसूस कर सकते थे, क्यूरियोसिटी। ये उत्सुकता अजीब हालात के लिए एक बेसिक रिएक्शन होती है। एक बार माउंटेनियरिंग के दौरान मेरी जान पर बनाई थी
और उस घटना के उस मुश्किल पल में मेरे मन में सिर्फ यही जानने की उत्सुकता बची थी कि इसके बाद मैं जिंदा बचूंगा या फिर मुझे अपनी टूटी खोपड़ी के अलावा शरीर के और कौन कौन से हिस्सों के टूटने का दर्द सहना होगा। यही सर्द कर देने वाली क्यूरियोसिटी ऑशविट्ज कैंप में भी साथ बनी रही। उसके कारण आसपास के माहौल के असर से अपने मन को किसी तरह दूर रखना पॉसिबल हो गया। हम ये जानने को उत्सुक थे कि इसके बाद क्या होगा और उसके क्या नतीजे सामने आएंगे, जैसे कड़कती सर्दी के दिनों में हमारा खुली हवा में खड़ा होना और नहाने के बाद लंबे टाइम तक कपड़ों के बिना रहना। अगले कुछ ही दिनों में हमारी ये क्यूरियोसिटी हैरानी में बदल गई। हैरानी की बात ये थी कि इतना सब होने पर भी हमें सर्दी नहीं लगी थी। नए कैदियों के लिए ऐसे ही बहुत से हैरान करने वाले अनुभव इंतजार कर रहे थे। हम लोगों के बीच जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े थे उन्होंने इन्हें सबसे पहले जाना। किताबें हमेशा झूठ बोलती हैं। कैंप में आने से पहले मुझे यकीन हुआ करता था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते, जैसे हम इसके या उसके बिना सो नहीं सकते थे, हम इसके या उसके बिना जी नहीं सकते थे। जबकि हम ऑशविट्ज में पहली रात ऐसे बिस्तरों में सोए थे जो एक के ऊपर एक लाइन में लगे हुए थे। करीब 6.5 से 8 फीट के हर तख्त पर 9 कैदी सो रहे थे। उन 9 कैदियों के बीच सिर्फ 2 ही कंबल सर्दी से बचाने का काम कर रहे थे। हम सबको एक ही करवट लेकर एक दूसरे से चिपक कर भीड़ के बीच सोना पड़ा। हम गहरी नींद सोए। दोस्तोयेव्स्की का एक कथन है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज के आदी हो सकते हैं। अगर अब हमसे कोई इस कथन की सच्चाई के बारे में पूछता तो हमारा जवाब होता, जी हाँ, मनुष्य किसी भी वस्तु का आदी हो सकता है, पर मेहरबानी करके हमसे ये ना पूछें कि ऐसा कैसे होता है। भले ही कुछ देर के लिए सही, पर हम में से हर कैदी के मन में कभी न कभी सुइसाइड का विचार जरूर आया। ये हमारी हेल्पलेस सिचुएशन, हर दिन हर वक्त लगातार मौत का खतरा और दूसरे कैदियों की मौत को बहुत पास से देखने का अनुभव था। मैंने कैंप के पहले ही दिन खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी उन करंट वाले तारों को गले से नहीं लगाऊंगा। कैंप में सुइसाइड करने के लिए इसी तरीके का नाम लिया जाता था। ऐसा करने वाला इंसान जाकर करंट वाले कांटेली तारों को छू लेता। वैसे भी कैदियों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रखते हुए सुइसाइड करने का कोई मतलब भी नहीं बनता था। ऑशविट्ज के नए कैदी अपने शौक के पहले फेज के दौरान मौत से डरते नहीं थे। यहाँ तक कि पहले कुछ दिन के बाद कैदियों के लिए गैस चेंबर का डर भी जाता रहा। जो भी हो, कम से कम गैस चेंबर होने के कारण सुइसाइड की नौबत नहीं आती थी। धीरे धीरे कैदियों में पहले फेज के बाद दूसरा फेज शुरू हुआ। ये था एपैथी का फेज, एक तरह का इमोशनल डेथ। पहले पहले जब कोई कैदी किसी दूसरे ग्रुप को सजा के तौर पर दी जा रही परेड का सीन देखता तो अपना मुंह फेर लेता था। वो सहन नहीं कर पाता था कि उसके साथी सजा के नाम पर घंटों परेड में लगे रहें और बदले में मुक्के और घूंसे खाते रहें। लेकिन इस दूसरे साइकोलॉजिकल फेज तक पहुंच चुके कैदी अब ऐसे सीन्स देखकर अपना मुंह नहीं फेरते थे। तब तक उनकी फीलिंग्स धुंधलाकर लगभग मर चुकी होती थी और वो ऐसे सीन्स को बड़ी इंडिफरेंस से देखते रहते थे। एक बार मैंने खुद देखा, एक 12 साल के बच्चे को लाया गया था। उसके पैरों की उंगलियों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। डॉक्टर ने उन्हें एक एक करके ट्वीजर्स से निकाला गैंग्रीन से बचने के लिए। मैं जो ये सब देख रहा था, कोई गुस्सा, कोई डर, कोई तरस महसूस नहीं कर पाया। कैंप में कुछ ही हफ्ते रहने के बाद दर्द सहते लोग, मरने की हालत वाले लोग और मृतक इतने आम हो गए थे कि अब ये सब मुझे इमोशनल नहीं कर सकता था। मैंने भी टाइफस से बीमार लोगों की झोपड़ी में कुछ टाइम बिताया। एक दिन उनमें से एक की मौत हो गई। मैंने बिना किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस के एक ऐसा सीन देखा जो हर मौत के बाद हर रोज दोहराया जाता था। एक एक करके सारे कैदी उस लाश के पास आने लगे जो अभी पूरी तरह से ठंडी भी नहीं हुई थी। एक ने उसका बचा हुआ आलू का भोजन ले लिया, दूसरे ने तय किया कि लाश के लकड़ी के जूते उसके अपने जूतों से बेहतर हो सकते हैं और उसने उन्हें बदल लिया। एक तीसरे आदमी ने लाश के कोट के साथ यही किया। मैंने ये सब बड़े ही शांत भाव से देखा। मैंने एक मेडिकल असिस्टेंट से उस लाश को वहां से हटाने के लिए कहा। उसने लाश को पैरों से पकड़ा और उसे 2 तख्तों की लाइंस के बीच बने कॉरिडोर में लुढ़कने के लिए छोड़ दिया। वो उस लाश को कच्चे उबड़ खाबड़ फर्श पर घसीटता ले गया। आगे 2 सीढ़ियां थीं। उसने लाश को घसीटना शुरू किया, पहले पैर, फिर धड़ और आखिर में एक अजीब सी थप थप की आवाज के साथ लाश का सर उन 2 सीढ़ियों से जा टकराया। मेरी जगह झोपड़ी के ठीक दूसरी तरफ थी, एक छोटी सी खिड़की के पास थी। मैं अपने ठंडे हाथों में थामे गए सूप के कटोरे से भूखड़ों की तरह गर्म सूप गटक रहा था। अचानक मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। अभी जिस लाश को बैरक से हटाया गया था वो वहां पड़ी खुली आंखों से मुझे ही ताक रही थी।
2 घंटे पहले ही तो मैंने उस आदमी से बात की थी, पर ये सीन देखने के बाद भी मैं आराम से अपना सूप पीता रहा। अगर मेरे अंदर का प्रोफेशनल इंटरेस्ट मुझे मेरी इस लैक ऑफ इमोशन पर हैरान ना करता तो शायद मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी याद तक ना होता। कैदी की ये एपैथी, ये फीलिंग्स का ब्लास्ट, ये सोच रखना कि अब वो किसी की परवाह नहीं करता, ये सब ऐसे ही लक्षण थे जो साइकोलॉजिकल रिएक्शंस के सेकंड फेज में उभरते थे। ये धीरे धीरे उसे हर रोज की मारपीट और बेइज्जती के लिए इनसेंसिटिव बना देते थे। इस इनसेंसिटिविटी के जरिए कैदी अपने इर्द गिर्द जरूरी बचावकारी खोल का निर्माण कर लेते थे। मारपीट का सबसे पेनफुल हिस्सा उससे जुड़ा अपमान ही होता था। एक बार हम बर्फीले रास्तों से भारी और लंबे लंबे वुडन गर्डर्स ढोकर ले जा रहे थे। अगर एक भी आदमी का पैर फिसलता तो वो अपने साथ साथ उन सभी कैदियों के लिए भी खतरा बन जाता जो उसके साथ उसी गर्डर को उठाकर चल रहे होते। मेरे एक पुराने दोस्त के हिप में थोड़ी प्रॉब्लम थी। वो इस भारी गर्डर के बोझ तले दबकर एक तरफ को लंगड़ाते हुए चल रहा था। तभी ऐसा लगा कि वो गिरने ही वाला है और उसके साथ ही बाकी सब भी गिरते। मैंने उस वक्त गर्डर नहीं उठा रखा था, इसलिए मैं बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। ऐसा करने के इनाम में मुझे झट से पीठ पर गहरा वार मिला, कड़े शब्दों में फटकारा गया और अपनी जगह पर वापस जाने का ऑर्डर दिया गया। कुछ ही मिनट पहले मुझ पर अपना गुस्सा बरसाने वाला वही गार्ड हमें धिक्कारते हुए कह चुका था कि हम ऐसे सुअर हैं जिन्हें साथियों के साथ मिलकर काम नहीं आता। ऐसे पल भी आते हैं जब नफरत से पैदा हुए गुस्से के कारण खुद को इमोशनल समझने वाला कैदी भी भड़क सकता है। ये गुस्सा किसी चोट के कारण नहीं बल्कि उससे जुड़ी बेइज्जती की वजह से सामने आता है। एपैथी सेकंड फेज का मेन फीचर था। ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म था। रियलिटी धुंधली हो जाती थी और सारे एफर्ट्स और इमोशंस एक ही काम पर कॉन्सेंट्रेट हो जाते थे, अपनी और अपने दोस्तों की जान की सलामती। जब भी कैदी शाम को काम से वापस लौटते तो अक्सर उन्हें चैन की एक सांस के साथ यही कहते, जहां रंग बदलते आकार वाले बादलों के साथ जैसे सारा आसमान जिंदा हो गया। हमारे पीछे उदासी से भरी कच्ची मिट्टी रंगी झोपड़ियों से एक तीखा कॉन्ट्रास्ट झलक रहा था, जबकि कीचड़ से भरे मैदानों में बने पानी के छोटे छोटे गड्ढों में चमकता सूरज रिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद एक कैदी के मुंह से निकला, ये दुनिया कितनी सुंदर हो सकती थी। और प्यार ही आखिरी और सबसे ऊंचा टारगेट है जिसकी एक इंसान आकांक्षा कर सकता है। उस दिन मैंने इस रहस्य का मतलब जाना, प्यार के जरिए, और प्यार में ही इंसान की मुक्ति छिपी है। मैं समझ गया कि किस प्रकार एक आदमी जिसके पास इस संसार में कुछ भी नहीं बचा है, वो फिर भी उस परम आनंद का अनुभव कर सकता है, भले ही वो सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों ना हो, जब उसने अपने प्रियतम को याद किया हो। मैं उस वक्त अपनी पत्नी की तस्वीर से इतना कैप्टिवेटेड था कि मुझे ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। मुझे सिर्फ एक बात पता थी जिसे मैंने अब तक अच्छी तरह सीख लिया था, प्यार प्रियतम के फिजिकल एग्जिस्टेंस से भी परे जाता है। इसे उसके आध्यात्मिक स्वरूप, उसके इनर सेल्फ में अपना गहरा अर्थ मिलता है। भले ही वो रियल में वहां हो या ना हो, भले ही वो जिंदा भी हो या नहीं, ये सब बातें जैसे बेमानी हो जाती हैं। अगर मुझे उस वक्त ये भी पता चल जाता कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है, तो शायद मुझे इस बात से भी कोई अंतर ना पड़ा होता और उसके साथ मेरा मानसिक संवाद उतना ही जिंदा और संतुष्टि से भरा होता। मुझे अपने हृदय पर अंकित कर लो, प्यार मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इस गहरी अंदरूनी जिंदगी ने ही कैदियों को उनके खालीपन, अकेलेपन और उनके अस्तित्व की आध्यात्मिक गरीबी से ऊपर उठने में मदद की और उन्हें उनके पास्ट में झांकने की परमिशन देकर मानो उन्हें बचा लिया। ये समझना बहुत मुश्किल है कि कैंप में इंसान की जिंदगी का मोल कितना कम आंका जाता था। एक आदमी की गिनती सिर्फ तब तक ही थी जब तक उसके पास एक कैदी नंबर था। असल में हम एक नंबर ही बन गए थे। जिंदा या मुर्दा, ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हर नंबर की जिंदगी किसी भी लिहाज से महत्वहीन ही थी। उस नंबर और जिंदगी के पीछे छिपे नसीब, इतिहास और उस आदमी के चेहरे का जैसे कोई मोल ही नहीं था। जब कोई इंसान देखता है कि ये पीड़ा उसके नसीब में ही लिखी है, तो उसे अपनी पीड़ा को ही एक काम के रूप में स्वीकार करना होगा। यही उसका एकमात्र और अनोखा काम होगा। उसे इस सच को मान्यता देनी होगी कि इस पीड़ा और कष्ट के बीच भी वो अनोखा है और इस ब्रह्मांड में अकेला है। वो जिस तरह अपने बोझ को उठाता है, उस तरीके पर ही उसका अनोखा बोझ निर्भर करता है। कैदियों के रूप में हमारे लिए ऐसी सोच हकीकत से बहुत दूर नहीं थी।
जब मायूसी और निराशा के बीच से जिंदा बचकर आने की कोई संभावना नहीं थी, इन्हीं विचारों ने तब भी हमें जिंदा रखा। हम बहुत पहले ही वो स्टेज पार कर चुके थे जहां हम खुद से अपनी जिंदगी का अर्थ पूछते थे। हमारे लिए जिंदगी का अर्थ जिंदगी और मौत, पीड़ा और मरण के विशाल चक्र से जुड़ा था। जब एक बार हमारे सामने पीड़ा का अर्थ पूरी तरह साफ हो गया, तो हमने कैंप के अत्याचारों को अनदेखा करते हुए उन्हें कम करने या बढ़ाने वाले झूठे वहम पालने और झूठे आशावाद को पालने से इनकार कर दिया। तब तक पीड़ा हमारे लिए एक ऐसा काम बन गया था जिससे हम किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहते थे। हमने इसमें छुपे अवसरों को पहचान लिया था, ऐसे अवसर जिन्हें देखकर ही कवि रिल्के को लिखना पड़ा होगा, अभी और कितनी पीड़ा से गुजरना है। हमारे लिए ये जरूरी था कि हम पीड़ा को पूरी तरह से महसूस करें, अपनी कमजोरी और आंसुओं से भरे पलों को कम से कम करने की कोशिश करें। लेकिन हमें अपने आंसुओं से शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आंसू इस बात के गवाह थे कि एक इंसान के भीतर पीड़ा को सहन करने का असीम साहस है। जो कैदी अपने फ्यूचर में विश्वास खो देता, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता। अपने फ्यूचर में विश्वास खोने के बाद वो अपना स्पिरिचुअल होल्ड भी खो देता। वो खुद को नीचे गिराते हुए मेंटल और फिजिकल डीके के हवाले कर देता। ये अक्सर अचानक एक क्राइसिस के रूप में होता था। हम सब इन पलों से डरते थे। अक्सर ये सब वहां से शुरू होता जब कोई कैदी सुबह उठकर कपड़े बदलने, नहाने या परेड ग्राउंड में जाने से इनकार कर देता। उस समय कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई भी मारपीट या धमकी अपना असर नहीं दिखाती। वो वहीं पड़ा रहता और हिलने तक से मना कर देता। एक बार मेरे सीनियर ब्लॉक वार्डन ने मुझे अपने भरोसे में लेते हुए कहा, डॉक्टर, मैंने कल एक बहुत ही अजीब सपना देखा। एक आवाज ने मुझे कहा कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। जानते हो मैंने क्या जानना चाहा होगा? मैं जानना चाहता था कि मेरे लिए जंग का अंत कब होगा। मैंने पूछा, तुम्हें यह सपना कब आया था? उसने जवाब दिया, फरवरी 1945 में। उस वक्त मार्च का महीना शुरू हो रहा था। तुम्हारे सपने में आ रही आवाज ने क्या जवाब दिया? वो धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मार्च 30। जब उसने मुझे अपने सपने के बारे में बताया, तब तक वो अपने सपने पर पूरी तरह से आश्रित था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज झूठी नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन जंग के मोर्चे से आने वाले समाचार सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उस दिन तक आजाद हो सकेंगे। 29 मार्च को उस आदमी को अचानक तेज बुखार हो गया। 30 मार्च को, जिस दिन उसने अपनी सारी पीड़ाओं के अंत की भविष्यवाणी की थी, उस दिन वो बेहोश हो गया और 31 मार्च को वो इस संसार से जा चुका था। जबकि लोगों के लिए उसकी मौत का कारण टाइफस का रोग था। उसके दोस्त की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने अपने लिए जिस आजादी की उम्मीद की थी वो उसे नहीं मिली और वो बुरी तरह से टूट गया। इस तरह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटी और वो रोग की चपेट में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि कैंप के गार्ड्स की मेंटालिटी के बारे में क्या कहा जा सकता है? कैसे कोई हाड़ मास का आदमी कैदियों से इतनी बुरी तरह पेश आ सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि उन गार्ड्स के बीच कुछ सेडिस्ट्स भी शामिल थे। सेडिस्ट्स मतलब वो लोग जिन्हें दूसरों को तकलीफ देने में खुशी मिलती है। दूसरा, जब भी बहुत ज्यादा कठोर गार्ड्स की टीम की जरूरत होती तो इन्हीं लोगों को चुना जाता। तीसरा, कोई गार्ड जितने सालों से उस बेरहमी से भरे माहौल के बीच रहा होता था, उसका बर्ताव उसी के अनुसार बदलता चला जाता। और चौथा, ये भी सच है कि गार्ड्स के बीच भी कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो हमसे सिंपैथी रखते थे। इससे ये साफ है कि सिर्फ ये पता चलने का कोई लाभ नहीं था कि कोई कैंप में गार्ड था या कैदी। दयालु इंसान तो किसी भी ग्रुप में मिल सकता है। असल में इंसानियत दो जातियों में बटी है, एक अच्छे लोगों की और दूसरी बुरे लोगों की। ये अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। ये समाज के हर वर्ग में अपनी जगह रखते हैं। इसीलिए उन बेरहम और दुष्ट गार्ड्स के झुंड के बीच कभी कभार कुछ अच्छे लोग भी मिल जाया करते थे। अब हम कैंप की मेंटालिटी के आखिरी चैप्टर की बात करते हैं। इसमें हम उन कैदियों की मानसिकता की बात करेंगे जिन्हें आजाद कर दिया गया था। ये सोचना गलत होगा कि आजादी मिलते ही हम खुशी के मारे पागल हो गए। तो आखिर इसके बाद हुआ क्या? हम सब कैदी थके हुए कदमों से खुद को कैंप के दरवाजे तक घसीट कर ले गए। हमने डरी हुई नजरों से यहाँ वहां ताका और फिर सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। फिर हम कुछ कदम और कैंप की तरफ बढ़े। इस वक्त हमें ना तो कोई ऑर्डर्स दिए गए और ना ही हमें किसी के मुक्के या वार से बचने की जरूरत पड़ी, बल्कि गार्ड्स हमें सिगरेट्स दे रहे थे। हम तो पहले उन्हें पहचान ही नहीं सके। वो झट से अपने सादे कपड़ों में आ गए थे।
हम कैंप से बाहर जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे चलने लगे। हमने अपने आप से आज़ादी शब्द कई बार कहा, लेकिन फिर भी हम इसके अर्थ को आज़ाद नहीं कर पाए। हमने पिछले सालों के दौरान इसे इतनी बार अपने मुंह से निकाला था, इतनी बार इसका सपना देखा था कि इसने अपना अर्थ ही खो दिया था। उसकी सच्चाई हमारी चेतना को स्पर्श नहीं कर पा रही थी। हम इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि अब ये आज़ादी हमारी थी। शाम के समय जब हम सभी झोपड़ी में मिले तो एक ने दूसरे से धीरे से पूछा, एक बात बताना, क्या आज तुम्हें खुशी का एहसास हुआ? दूसरे ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि बाकी लोग भी उसी की तरह महसूस कर रहे थे। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो आज कोई खुशी नहीं हुई। हम असल में खुशी महसूस करने की क्षमता खो बैठे थे और हमें इसे नए सिरे से धीरे धीरे डेवलप करना पड़ा। साइकोलॉजिकली आज़ाद कैदियों के साथ जो घट रहा था उसे डीपर्सनलाइजेशन कहा जा सकता था। सब कुछ नकली लग रहा था, मानो सपने में ही घट रहा हो। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये सच हो सकता था। धीरे धीरे हम इंसान बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, लेकिन ये सफर भी आसान नहीं था। कई सालों के दुख ने उनके अंदर एक कड़वाहट भर दी थी। जब एक आज़ाद कैदी अपने पुराने शहर, अपने घर लौटता तो उसे अक्सर लोगों से अजीब रिएक्शंस मिलते। लोग कहते, हम तो इस बारे में कुछ नहीं जानते, या हमने भी कुछ कम नहीं सहा। ये सुनकर वो सोचता, क्या वो उससे थोड़ा बेहतर तरीके से बात नहीं कर सकते थे? और फिर होता था डिसइल्यूजनमेंट, जब उस इंसान को जो सालों से ये सोचता आया था कि वो अपने दुख की सभी संभावित सीमाओं को पार कर चुका है, अब उसे पता चलता है कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी और वो अब भी दुख सह सकता है। इस बार उसकी गहराई और भी ज्यादा होती है। सोचिए उस आदमी के दुख की जिसे आज़ाद होने के बाद पता चला हो कि जिस इंसान की यादें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में उसके जीने का सहारा बनी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके सपने पूरे होने के दिन उसने देखा कि जो भी उसके सामने आया वो सब तो उसके सपने से कहीं अलग है। हम सब कैंप में एक दूसरे से कहते थे कि हमने जो भी दुख सहा, कोई भी दुनियावी खुशी उसकी भरपाई नहीं कर सकती। हम खुशी पाने की आशा नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम नाखुशी के लिए तैयार नहीं थे। ये डिसइल्यूजनमेंट कैदियों के लिए एक ऐसा अनुभव था जिसे पार देखना बहुत कठिन था। पर सभी आज़ाद कैदियों के लिए एक दिन ऐसा भी आता है जब वो कैंप लाइफ के पिछले अनुभवों को याद करते हुए ये विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने वो सब कुछ खुद सहन किया था। जिस तरह आज़ादी का दिन पास आया और उन्हें सब कुछ एक सुंदर सपने की तरह लगने लगा, उसी तरह एक ऐसा दिन भी आया जब उन्हें कैंप के वो सभी अनुभव किसी बुरे सपने से ज्यादा नहीं लगते थे। घर लौटने वाले किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा अनुभव था उसके मन में इस अद्भुत भावना का जन्म कि उसने जो भी पीड़ा सही है, अब उसे ईश्वर के सिवा किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इस अनुभव से निकलकर ही विक्टर